हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले वी विल गेट अ क्विक रीकैप ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अब ग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स क्विकली टेक अ रीकैप। राइट, ग्राफ्स में पहली चीज़ लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्यों है, हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ क्यों करते हैं। राइट, लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर इन अ सिनेरियो। जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग से ये निकालना है कि हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट क्या होगा। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें हमें अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैसे निकालना है, बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर और थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन अगर हमारे पास दो लिमिटिंग फैक्टर है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में वी विल टेक द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। वी विल डू आवर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे, देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग इज डन इन टू टाइप्स। वन इज ऑन ग्राफ्स and the second one will be on using simultaneous equation. ठीक है, दोनों में कुछ स्टेप सेम है, दोनों में ऑलमोस्ट कुछ स्टेप सेम है। उसके बाद only the optimal production point, finding the optimal production point is different in both of them. ठीक है, वही सबसे पहले आपको अपने वेरिएबल्स डिफाइन करें। वेरिएबल्स मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेट देम एक्स, लेट देम वाई, लेट देम जी। ठीक है, बेस्ड अपॉन जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि हमारे बिजनेस का पर्पस क्या है। यूजुअली द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन बनाएंगे विच इज गोइंग टू बी सी इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, लेट्स से इट्स 40 फॉर m प्लस 60 फॉर n। ओके, यू विल फॉर्म अ कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जिसमें आप पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन को अपनी वेरिएबल्स के साथ लिखोगे। ठीक है, इट कैन बी 3 वेरिएबल्स एज वेल। उसके बाद हम अपने कॉन्स्ट्रेंट्स लिखेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि यू विल फॉर्म एन इक्वेशन। थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, यू विल फॉर्म एन इक्वेशन फॉर रिसोर्सेस एंड डिमांड इफ इट इज लिमिटेड। अगर आपकी डिमांड लिमिटेड है तो उसके लिए भी, और अपने रिसोर्सेज के लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हम इन इक्वेशंस को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट ऑल दीज इक्वेशंस, दिस जो हमने इक्वेशंस फॉर्म की हैं स्टेप 3 में, विल प्लॉट ऑल दीज इक्वेशंस ऑन ग्राफ। ग्राफ पे इक्वेशंस कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, लेट्स सी एक इक्वेशन है हमारे पास, लेट्स सी फॉर मटेरियल। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है 2.5x प्लस 1y इज, let's say, is equal to 2400. ओके, यू हैव टू फाइंड टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहले हम x को 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर x को 0 लेंगे तो x 0 होगा, y क्या होगा उस पॉइंट पे, y विल बी 2400। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y को 0 ले लेंगे। अगर y 0 होगा तो x क्या होना चाहिए हमारा, 2.5x equals to 2400. 2400 divided by 2.5 will give me 2400 divided by 2.5 is 960. तो मेरा x होगा 960। ठीक है, आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। इन दो पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, मिक्स दोनों को ज्वाइन कर दोगे, आपकी ये इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगी। ऐसे ही हमको सारी इक्वेशन ग्राफ में प्लॉट करनी है। दो कोऑर्डिनेट्स निकाल के दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन्स ज्वाइन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फिजिबल स्पेस फाइंड आउट करेंगे ग्राफ में, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, लेट्स सी आपकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स आर मटेरियल के लिए है, ओके, 2.5x plus 1y is less than equal to 2400. Okay, labor is 1.5x plus 2y
लेस देन इक्वल टू 3000। ओके, अब अगर हमने इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट किया, लेट्स से, ओके, एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर मेरा x 0 है, y इज़ 2400 लेट्स से, और अगर मेरा y 0 है तो x इज़ 960। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन प्लॉट हो गई मेरी। दूसरी इक्वेशन प्लॉट करते हैं। अगर x 0 है तो y विल बी 1500, लेट्स सी हियर। ओके, और अगर आपका y 0 है तो यहाँ पर if x is 0, y is equal to 1500, and if y is 0, x will be equal to 3000 divided by 1.5, 2000। ठीक है, x will be 2000। तो x को हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी दो इक्वेशंस। ठीक है, अब दोनों में देखो साइन क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू, मतलब इनके अंडर वाला। लेस देन इक्वल टू मतलब हम इनके अंडर ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास उतना मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपका फिजिबल रीजन क्या होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस के अंडर वाला रीजन। ओके, सो इन दोनों इक्वेशंस के अंडर वाला रीजन अगर हम देखें तो दिस इज द रीजन अंडर योर मटीरियल इक्वेशन, है ना, एंड दिस इज द रीजन अंडर योर लेबर इक्वेशन। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि दोनों रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो दोनों के लिए अब हमारे पास फिजिबल रीजन क्या हो गया, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस बिकेम योर फिजिबल रीजन नाउ। ठीक है, बिकॉज ये दोनों के अंडर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके अंडर अपनी प्रोडक्शन करनी है, तो ही आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज योर फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। ऑलवेज मेक श्योर अगर लेस देन इक्वल टू है तो लाइंस के इक्वेशंस के अंडर वाला रीजन विल बी योर फिजिबल रीजन। ठीक है, बिकॉज हमें उसी के अंडर अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, राइट। अब ये कर लिया हमने। नेक्स्ट पार्ट इज प्लॉट द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने क्या कर लिया, फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कर्व हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कर्व हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। लेट्स अज्यूम दैट हम चाहते हैं कि दैट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी 50,000। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी 50,000। हमें 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी 50,000 इन टोटल, और हम y प्रोड्यूस कर रहे हैं 500। तो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। ये सब चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं, यू कैन अज्यूम इट, इट्स अ assumption here। ठीक है, यू कैन अज्यूम एनीथिंग हियर, पर जो भी आप अज्यूम करोगे दैट शुड बी अंडर फिजिबल रीजन। ये चीज़ हमें याद रखनी है। हमने यहाँ पर बोला था, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। देखो, फॉर दिस मटीरियल लाइन, ये आपकी मटीरियल की लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मटीरियल की लाइन के लिए योर x was 960 एंड योर y was 2400। ठीक है, लेबर की लाइन के लिए योर x was 2000 यहाँ पे, एंड y was 1500। ओके, तो जो भी हम अज्यूम करेंगे फॉर y एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हमारी फिजिबल रीजन के अंडर आना चाहिए। तो अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 है तो मेरी इक्वेशन क्या हुई, 50,000 इक्वल्स टू 40x, क्योंकि x हमें नहीं पता, हम y 60 बनाना चाहते हैं, तो 60 इंटू 500। ठीक है, ये हो गया 50,000 इक्वल्स टू 40x प्लस 30,000। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 50,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टू 40x। ठीक है, 20,000 equals to 40x, x is equals to 20,000 divided by 40, so x हमारा हो गया 500। हम 500 y की बना रहे हैं, 500 x की यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स प्लॉट इट ऑन द ग्राफ। लेट्स सी, 500 विल कम समवेयर अराउंड यहाँ पर। ठीक है, एंड योर एज वेल, क्लियर इट अप। मेरे फिजिबल रीजन के अंडर
y will come somewhere okay, y हमारा आएगा यहाँ पे एंड x will be somewhere around here, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लॉट। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करनी है। आपको अपना टोटल कंट्रीब्यूशन आप जो चाहते हो वो अज्यूम करोगे, ठीक है। फिर आप x की जगह y की जगह यहाँ x भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई मेरी कंट्रीब्यूशन की लाइन। अब इस लाइन पे आप कहीं भी प्रोड्यूस करो, ठीक है। इस लाइन पे आप कहीं भी प्रोड्यूस करो, यू विल अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000। ये होती है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस लाइन पे हम कहीं भी प्रोड्यूस करें, वी विल अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000। सिंपल एज दैट। अब यूजिंग ग्राफ हम क्या करते हैं, हम इसी कॉन्ट्रीब्यूशन की लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड टिल द टाइम हमारी ये कॉन्ट्रीब्यूशन, आइसोकॉन्ट कर्व भी बोलते हैं इसको, आइसोकॉन्ट लाइन भी बोलते हैं, हमारी ये आइसोकॉन्ट लाइन हमारे फिजिबल रीजन के अंडर आती है जब तक, ठीक है। लेट्स सी इट, एक सेकेंड। लेट्स सी इट इन ऑन अ बिगर ग्राफ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम दोबारा से इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हमने ये बनाई हमने अपनी मटेरियल की कर्व, ठीक है। ये हो गई हमारी लेबर की कर्व, ठीक है। दिस इज योर आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व। दोबारा से लिखते हैं इसको। दिस इज फॉर मटेरियल, दिस इज फॉर लेबर, एंड ये हो गई मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये मेरा फिजिबल रीजन है, दिस इज द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन ये क्यों है, बिकॉज हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन है वो कह रही है हमारे पास रिसोर्सेज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। लेस देन तो हम इसके अंडर ही बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होते तो ऊपर वाला हमारा फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। ग्रेटर देन होते तो ये मेरा फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। बट अभी इट्स लेस देन, सो इट्स अंडर द कर्व्स, ठीक है, जहाँ पे दोनों कर्व्स के ओवरलैप हो रही है वो वाला रीजन, ठीक है। ये हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन की कर्व। अब ग्राफिकल वे से हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो। नॉर्मली द ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट ऑन अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज जहाँ पे आपकी ये दो लाइंस, जहाँ पे आपके दो कॉन्स्टेंट्स मीट हो रहे हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। ऑन लीनियर ग्राफ्स optimal production point is where two constraints intersect. ओके, ऑन लीनियर ग्राफ हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट क्या है, जहाँ पे दो पॉइंट हमारे दो कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट करें। तो ये हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट है जहाँ पे एम एंड एल, मटेरियल एंड लेबर का कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट करें। लेकिन अब उसको हम ग्राफिकल वे से कैसे देखेंगे, आइसोकॉन कर्व है, आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कर्व है, इसको हमने पुट किया था यहाँ पे। इसको हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर हमने बोला कि इस कर्व पे कहीं पे भी आप प्रोड्यूस करोगे आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 50,000 का, राइट। लेकिन अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा, दैट इज वाई द ग्रेडियंट, द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज गोइंग टू रिमेन सेम, और हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक अ पैरेलल कंट्रीब्यूशन कर्व हमारे फिजिबल रीजन में, ठीक है। अभी भी हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। देखो हमारा मेन पर्पस है कि हम अपने फिजिबल रीजन के फिजिबल रीजन के पॉइंट्स पे अपनी प्रोडक्शन करें। अदरवाइज अगर हम उसके अंडर प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज, लिमिटिंग रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। उसके अंडर प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने लिमिटिंग रिसोर्सेज को, कॉन्स्ट्रेंट्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए इनके पॉइंट्स पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके। हम क्या करेंगे, हम अपने आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व को एक्सटेंड करेंगे टिल द टाइम इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग विद दीज कर्व्स।
दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, सिंपल एज दैट। बट अगेन अगेन आपको यहाँ पे प्रोडक्शन निकालनी भी पड़ेगी, सो लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि हमें पहले 6 स्टेप कैसे करने हैं, लास्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हेल्प से ऑप्टिमल पॉइंट कैसे निकालेंगे, लेट्स लर्न दैट अगेन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ किया हुआ है, बेस्ड अपॉन इलस्ट्रेशन अबव वाई की डिमांड जो थी वो हमारी 13,000 से ज़्यादा नहीं होगी। दिस वाज वन ऑफ माय कॉन्स्टेंट, दिस वाज वन ऑफ माय कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व है, आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन को कर्व को एक्सटेंड किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 होता है। आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी बिकॉज उनका ग्रेडियंट सेम है, ग्रेडियंट यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा इरिस्पेक्टिवली, राइट, आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, है ना। तो अभी हमने बोला था कि हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे दो कॉन्स्टेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट यही होगा जहाँ पे मेरे दो कॉन्स्टेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, जब हमारी कंट्रीब्यूशन की लाइन हमारी कंट्रीब्यूशन की लाइन इन दोनों पॉइंट्स के साथ क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी आवर ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है। अल्टीमेटली द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व इज गोइंग टू बी यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। ग्राफ पे हम इसको प्लॉट करने को देख रहे हैं, ग्राफ पे हमें ये पता चलेगा, ग्राफ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट ग्राफ पे क्या होगा, ठीक है। अगर हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन पॉइंट निकालना है, दैट वुड बी यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस इटसेल्फ, तभी हम नेक्स्ट में साइमल्टेनियस इक्वेशंस करेंगे। अब मुझे पता चल गया कि ये दिस पॉइंट इज माई ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट। अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट क्या हो रहा है, जहाँ पे दो कर्व्स आपकी इंटरसेक्ट करें, कौन से कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेरे, 0 पॉइंट, लेट्स सी, 0.06x प्लस 0.08y, ये हमारी आगे की इलस्ट्रेशन में भी है 2400। दूसरा पॉइंट है 0.04x प्लस 0.12y इक्वल्स टू 2400, ठीक है। हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया कि ये मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें यूनिट्स बतानी है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है एक्स एंड वाई का, सो वी विल सॉल्व इट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0.04 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे 0.04 मल्टीप्लाइड विद दी होल इक्वेशन, 0.06 को यहाँ वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आना चाहिए 0.04 इंटू 0.06 विल गिव यू 0.0024x, ठीक है। 0.04 into 0.08 is plus 0.0032y equals to 2400। यहाँ पर सेम है तो 0.0024x प्लस 0.06 into 0.12 is 0.06 into 0.12, 0.0072y equals to 2400। This will cancel out, हमारे पास क्या बच जाएगा, 0. नेक्स्ट 0.0032y equals to 2400 into 0.04 is 96। उसके बाद 0.0024x plus 0.0072y equals to 0.06 into 2400, 144। ओके, so this will cancel out, हमारे पास क्या बच जाएगा अब 0.0032
प्लस 0.0032 माइनस 0.0072 0.0032 minus 0.0072. Okay, 0.004 by equals to minus 96 minus 144 minus 48 minus cancel out. So y is equal to 48 divided by 0.004. 48 divided by 0.04. तो y हमारा आ गया 12,000. आपका 12,000 आ गया यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, x कैसे निकालेंगे, सिंपल, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, x आ जाएगा. लेट्स टेक इट यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, 0.04x प्लस 0.12 इंटू 12,000 इक्वल्स टू 2,400. 0.12 इंटू 12,000 हुआ हमारा 1,440 इक्वल्स टू 2,400. x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए यहाँ पर 2,400 minus 1,440 divided by 0.04. 2,400 minus 1,440 divided by 0.04. x होगा आपका 24,000. सिंपल एज दैट. अल्टीमेटली हम आंसर साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. लेट्स सी. ठीक है, the optimal production point is 24,000 and 12,000. 24,000 of x पहले पुट करते हैं, 12,000 of y. सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे आते हैं एक बार फिर से. अब देखो, इस एक्टिविटी में भी आपको ग्राफ गिवन है. ठीक है, ये हमारी डिमांड यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है. ये आपकी लेदर की इक्वेशन है, ये आपकी लेबर की इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है कि इस पॉइंट पे हमारा x 180 है और हमारा y, दिस इज x, दिस इज y 160 है. ठीक है, तो हम कितने पर्सेस बना सकते हैं, पर्सेस की प्रोडक्शन यहाँ पे है, पर्सेस इज y. ठीक है, तो y बना सकते हैं हम 160 एंड x बना सकते हैं हम 180. ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ऑप्टिमल पॉइंट. ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है आपका एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं तो मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट हमेशा वहाँ होगा जहाँ पे मेरे कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पे मेरे दो लिमिटिंग फैक्टर की इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी, है ना, 180 आपके पर्सेस, सॉरी 160 आपके पर्सेस हो गए एंड 180 हमारे हैंडबैग्स हो गए. ठीक है, सिंपल. ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बताना है. जब 160 पर्सेस हैं, 180 हैंडबैग्स है, तो कंट्रीब्यूशन क्या है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब अगेन साइमल्टेनियस पे आते हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज बेसिकली हमारी जहाँ पे दो कॉन्स्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैसे सॉल्व करें, एंड वी हैव डन इट यूजिंग दिस एग्जांपल हियर. अब ये लोग कह रहे हैं यू हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर एक्टिविटी 5. हम इलस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिविटी 5 के लिए फिर से करते हैं. ठीक है, बट हमें ये देखना है कि एक्टिविटी 5 पे आपकी लेदर एंड लेबर इंटरसेक्ट करी थी. मेरे बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स क्या थे, लेदर एंड लेबर. राइट, इक्वेशन देखते हैं. लेदर एंड लेबर
हमारे बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स थे लेदर एंड लेबर, तो यहाँ पे लिखते हैं लेदर की इक्वेशन आपकी है 1.5 मीटर स्क्वायर चाहिए हमें पर्स के लिए, प्लस 2 मीटर स्क्वायर चाहिए हमें हैंड बैग्स के लिए। तो हम इसको P एंड H से डिनोट कर रहे हैं। P इज़ फॉर पर्सेस, H इज़ फॉर हैंड बैग्स, ओके। और हमारे पास 6 स्किल्ड लेबर हैं, ईच वर्किंग अ 35 आवर वीक, एंड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिट द अमाउंट ऑफ लेदर अवेलेबल टू 600 मीटर स्क्वायर ईच वीक। तो लेदर जो है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेबर पे आते हैं। लेबर की इक्वेशन क्या होगी मेरी, मुझे चाहिए 45 मिनट्स। अब मिनट्स है, पहले हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 45 मिनट्स क्या होंगे हमारे, 45 डिवाइडेड बाई 60.75, 0.75 पी के लिए चाहिए, और 30 यानी कि 0.5 चाहिए हमें एच के लिए। इट्स लेस देन इक्वल टू, स्किल्ड लेबर आवर्स हमारे पास 6 हैं, और एक लेबर 35 आवर्स का वीक करता है, तो 35 इंटू 6 which is 210, so less than equal to 210 hours, okay। अब ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फॉर्म। हमें पता है कि इस इक्वेशन पे हमारे जहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे हम अपनी ऑप्टिमल प्रोडक्शन करेंगे, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट वेरिएबल्स, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, ठीक है। मेरे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 0.75 इंटू 1.5, 1.125 T प्लस 0.75 इंटू 2, 1.5 H इक्वल्स टू, जहाँ पर भी ये साइन होगा हम उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते टाइम इक्वल टू से रिप्लेस कर देंगे। 0.75 इंटू 600, 450। दिस मीटर स्क्वायर इज फॉर लेदर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू राइट इट, हमने इसलिए लिखा था ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट मीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये तो सेम ही आएगा 1.125 P प्लस 1.5 इंटू 0.5, 0.75 H equals to 1.5 into 210, 315, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए 0.75 H equals to 450 minus 315, 135. So H will be equal to 135 divided by 0.75. क्या आएगा, 135 divided by 0.75, that is going to be 180. H is 180. अब P की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में H डाल के P की वैल्यू निकाल लेंगे। लेबर की इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। 0.75 P प्लस 0.5 इंटू 180 H equals to 210. So 180 into 0.5 is going to be 90. So it's going to be 0.75 plus 90, P plus 90 equals to 210. So P is basically going to be 210 minus 90 divided by 0.75. 210 minus 90 is going to give me 120 divided by 0.75 is going to give me 160. So P is therefore going to be 160. ग्राफ पे आपको ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ में हमें क्वेश्चन ऐसे ही गिवन होगा, हमको गिवन होगा कि जहाँ पर हमारी दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेट्स से दिस पॉइंट, ठीक है। हमको आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व गिवन होगा, ये मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट है। ऑब्वियसली जहाँ पर आपकी दो कॉन्स्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट हमेशा वहीं होगा।
एंड यूजुअली वी आर गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ग्राफ पे गिवन है तो हमें गिवन होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं x देन y, दिस इज x एक्सिस, this is y-axis. Okay, all right, let's move forward now. एक्टिविटी 6 पे आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एंड हैज़ यूज लीनियर प्रोग्रामिंग टू हेल्प डिटरमाइन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर। ए क्या है मेरा? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, एंड बी इज फॉर प्रोडक्ट बी। Objective function is to maximize contribution, so contribution equals to 3 is per unit contribution for A, 5 is per unit contribution for B. Constraints given है हमारे पास, ठीक है? लेबर, मटीरियल, मटीरियल 2, डिमांड एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट बी, ठीक है? डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए इज ग्रेटर देन 0, कोई फिक्स डिमांड नहीं है, इट विल बी एनीथिंग बट ग्रेटर देन 0। एंड फॉर डिमांड बी एटलीस्ट मिनिमम डिमांड मेरी 5000 है, ठीक है? इट कैन बी ग्रेटर देन 5000 एज वेल। ये देखो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 की मिनिमम डिमांड 5000 है, इट कैन बी ग्रेटर देन 5000 एज वेल। So the optimal production point has determined to be at a point where constraint lines 2 and 3 intersect. ये दोनों intersect कर दी हैं और हमने बोला था हमारा optimal production point कहाँ होगा? जहाँ पर हमारी ये दोनों lines intersect करेंगी, right? Which two of the following are बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स? और बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स भी हमारे वही होंगे जहाँ पर हमारी ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट, जो कर्व्स इंटरसेक्ट करके हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट निकालेंगे वो हमारे बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। बेसिकली जब आपके बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपकी ऑप्टिमल प्रोडक्शन लाइन होती है। तो ऑब्वियसली अगर लाइन 2 एंड 3 पे मेरे बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट करें तो मटीरियल 1 एंड मटीरियल 2 इज गोइंग टू बी योर बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, let's see. Material 1 and 2 are binding constraints as the optimal solution is found at the point at which these constraints intersect. The other three constraints will not actually be binding constraints, meaning that not all the labor will be used and there will be unsatisfied sales demand as well. By unsatisfied sales demand, because हमारी binding constraints से हमारी production limit हो जाएगी, right? तो सारी demand हम satisfy नहीं कर पाएंगे। Activity 7. Now a company produces two products and has used linear programming to help determine the optimal number of each products to manufacture. So G is for the product G and K is for the product K. ये मेरे variables हो गए। Objective function is contribution is 6G. 6G के लिए 6 is contribution per unit, K के लिए 9 is contribution per unit. Constraints given है हमारे पास labor, material and demand. ठीक है, demand is less than equal to 2000. G की demand is restricted to 2000. And labor is restricted to 8000 hours and material is restricted to 3600 kgs. Okay, अब आते हैं, the optimal production point has been determined to be at an intersection of constraint 1 and 2. तो मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या होगा? मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले जी एंड के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जी एंड के की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट निकालेंगे। ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो लेट्स डू इट। साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारी, एक इक्वेशन है 5G प्लस 8K इक्वल्स टू 8000, 2G प्लस 4K। हम यहाँ पे ये अज्यूम करें कि हम अगर सारे लिमिटिंग फैक्टर यूज़ करें तो हम कितनी ऑप्टिमल प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है? अगेन सेम थिंग, this will be multiplied with 2, this will be multiplied with 5, so 10G plus 16K equals to 16,000. 10G plus 20K equals to 3600 into 5 करते हैं, 3600 into 5 is 18,000. ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? सिक्सटीन माइनस 20, ठीक है, इसको हमेशा माइनस में लेके चलेंगे। 16 माइनस 20 इज -4K equals to -2000.
So k is equal to minus minus cancel कर देंगे 2000 divided by 4. K will be 2000 divided by 4. So k is equal to 500. Okay, 500. के 500 आ गया. जी की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन में पुट करके. कैसे निकालेंगे? 2g प्लस 4 इंटू 500 इक्वल्स टू 3600. ठीक है, 2g इक्वल्स टू 2000 equals to 3600 plus. So g equals to 3600 minus 2000 divided by 2. So the answer here should be Answer here should be 3600 minus 2000 divided by 800. तो G आ गया मेरा 800. ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा कह रहा है दैट C कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 800 प्लस 9 इंटू 500. Okay, this is your G and this is your K. So contribution मेरा आना चाहिए contribution equals to 6 into 800 which is 4800 plus 9 into 500 which is going to be 4500. तो total हो गया मेरा 4500 plus 4800 is 9300. So contribution total आपका optimal production point पे होगा 9300. Let's see if the answer is correct here. 9300. Correct. ठीक है, let's move towards next activity. Activity 8. Now activity 8 is saying that a company produces two products, M and N, is currently drawing up its production plan for forthcoming month. Information is available as follows. Selling price given है, material P, material Q given है, labor given है, fixed overheads given है. ठीक है, next month only 2000 units of material P will be available. Labor is also limited and at 500 hours per month the company holds no inventory and aims to maximize profit. If M is the number of units of product M sold per month and N is, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर दिए. ठीक है, and N is the number of units of product N sold per month. Which of the following is the correct objective function? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है हमें. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ? कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना. कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर M and N. ओके, सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम इज 40 and 50. ओके, मटीरियल P 4 kgs चाहिए, 4 पर kg है हमारा प्राइस. तो यहाँ पे 4 इंटू 4 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट के लिए हमको 3 kgs चाहिए N के लिए और 4 पर kg हमारा प्राइस है. तो यहाँ पर आपका प्राइस हो गया 16 एंड इट इज़ ऑल इन डॉलर्स. ठीक है, यहाँ पर हो गया 12. फिर मटेरियल Q के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. राइट, तो ये तीनों मेरी वेरिएबल कॉस्ट हैं, इनको हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे. मटेरियल Q इज़ 5 पर kg और यहाँ पे चाहिए 2 kg, तो टोटल कॉस्ट हुई 10 और N के लिए हुई 15. ठीक है, लेबर पे आते हैं. 8 इज़ पर आवर, 0.5 आवर्स चाहिए तो $4 एंड $8 फॉर N. दिस इज फॉर लेबर. फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं लेंगे बिकॉज हम कंट्रीब्यूशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं. तो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. यहाँ पे कंट्रीब्यूशन विल बी, इसको ब्रैकेट्स में लेते हैं बिकॉज इट्स अ नेगेटिव. राइट, 40 minus 16 minus 10 minus 4. M के लिए आएगा कंट्रीब्यूशन मेरा 10 एंड N के लिए आना चाहिए 50 minus 12 minus 15 minus 8 15. ठीक है, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट.
पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन m के लिए 10, n के लिए 15. तो कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो गया. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ? कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 10m प्लस 15n. ठीक है, विच इज लास्ट वन. लेट्स सी. करेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन करना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग एंड शैडो प्राइसिंग. हमने ऊपर पढ़ा था शैडो प्राइस क्या होता है. शैडो प्राइस इज बेसिकली अगर आपको एक पर्टिकुलर यूनिट से लिमिटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाए तो उससे आपकी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा, राइट? यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. ये लोग कह रहे हैं शैडो प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफिकल मेथड एज वेल by relaxing or constraining one limiting factor at a time by a small amount and recalculating the optimal solution and associated contribution. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम अपने लिमिटिंग फैक्टर को एक एक यूनिट से बढ़ा के भी देख सकते हैं, एक एक यूनिट से कम करके भी देख सकते हैं. ठीक है, एक यूनिट से बढ़ाएंगे दैट इज ऑल्सो, उससे जो मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा दैट इज माई शैडो प्राइस. एक यूनिट से कम करेंगे उससे जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा दैट इज ऑल्सो माई शैडो प्राइस. क्योंकि हम अगर एक यूनिट से बढ़ाते हैं तो भी सेम कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होना चाहिए, एक यूनिट से कम करते हैं तो भी सेम कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना चाहिए, राइट? ऑलमोस्ट, राइट? shadow price, let's see now how to find this. Now again हम activity 5 से information put करें. What is the maximum price KG company would be prepared to pay to obtain one further hour of labor? लेबर को इंक्रीज करेंगे हम. ठीक है, लेबर का अगर 1 घंटा हम बढ़ा दें तो मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से बढ़ेगा? लेट्स फाइंड द आंसर. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्टिविटी 5 पे फिर से जाते हैं और वहाँ पे उसकी इक्वेशंस लिख के आते हैं. ठीक है, एक्टिविटी 5, राइट? इक्वेशंस लिखते हैं इसकी, हमने पहले भी किए हैं. लेदर की इक्वेशन होनी चाहिए हमारी 1.5 for purse plus 2 for handbags is less than equal to 600. 0.75 for purse for labor, this is for leather, this is for labor. Okay, 0.75 p plus 0.5 h is less than equal to 210. ये हो गई हमारी इक्वेशंस. नाउ लेट्स फाइंड द शैडो प्राइस यूजिंग इट. ठीक है, यस. अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम लेबर का 1 घंटा बढ़ा दें, ठीक है, तो लेबर की नई इक्वेशन क्या होगी मेरी? 0.75 p प्लस 0.5 h 211. ठीक है, ये हो गई रिवाइज्ड इक्वेशन फॉर लेबर. ओके, अब हमें क्या करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, अगर हमें शैडो प्राइस निकालना है तो हम अपनी इक्वेशन चेंज करेंगे, फिर हम दोबारा से, सबसे पहले इक्वेशन चेंज करेंगे, दोबारा से ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट निकालेंगे. ओके, फाइंड ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट using revised equation and find objective function. थर्ड स्टेप में find objective function जो कि contribution होता है हमारा using revised optimal production. ओके, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन से और देखेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ है. ठीक है, दिस इज द स्टेप. वन बाय वन करते हैं. सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिवाइज्ड ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट. कैसे निकालेंगे? इक्वेशंस आर 1.5 p plus 2h equals to 600. Then 0.75 p plus 0.5 h equals to 211. Simultaneous equations, multiply this with 0.75, multiply this with 1.5 and whole equation multiply करेंगे. So 0.75 into 1.5 is 1.125 p
plus 1.5h equals to 600 into 0.75, 450, and 1.125p plus 1.5 into 0.5 is 0.75 equals to 211 into 1.5. ये होगा मेरा 316.5. कैंसिल आउट, माइनस करेंगे इसको तो क्या रह जाएगा 0.75h equals to 450 minus 316.5, दिस इज 133.5. ठीक है, तो h क्या होना चाहिए यहाँ पे, h should be 133.5 divided by 75.75, 178. h आ गया मेरा 0.178. y निकाल सकते हैं, let's find the y. y will be, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट. 0.75p प्लस 0.5 into 178 equals to 211. So p will be, ठीक है, 0.simplify करते हैं, 0.75p plus 0.5 into 178, 89 equals to 211. p होगा आपका 211 minus 89, 0.75, 0.75, 162.67. p क्या आ रहा है मेरा 162.67. ठीक है, ये हो गया आपका p का वैल्यू. अब दिस इज h, दिस इज p. हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमने सेकंड स्टेप कर लिया, ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट निकाल लिया. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है दोबारा से. ठीक है, लेट्स फाइंड दैट आउट. कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, हमारा ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन का कर्व था 5p 6h, 5 into 178 plus 6 into 162.67. लेट्स सी इसका वैल्यू क्या आएगा. 5 into 178 is 890 plus 6 into 162.67 is 890 plus 890 plus 976.02, ये आना चाहिए 1866.02. अब हमें इसे कंपेयर करना है जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले आ रहा था. पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था, लेट्स फाइंड दैट आउट. ये आ गया आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नया कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर रिवाइज्ड इक्वेशंस. अब हम देखते हैं कि हमारा पहले क्या था, कि जब हमने पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला था एक्टिविटी 5 में, तब क्या आ रहा था हमारा. द ऑप्टिमल पॉइंट एट दैट पॉइंट वाज 180 and 160. ओके, the optimal point at that time was 180 and 160. So let's see. ठीक है, ये हम अभी का लेके चल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे साइड में कर देंगे. Alright guys, हमारा यहाँ पर P was 162.67 and H was 178. So a little mistake here. Contribution में हमने opposite कर दिया. दोबारा से निकालते हैं contribution. Contribution is equal to 5p plus 6h, so equals to 5 multiplied with 162.67 plus 6 into 178. मेरा यहाँ पे contribution आना चाहिए 5 into 162.67 is 813.35 plus 6 into 178 is 1068. प्लस करेंगे इन दोनों को तो 813.35
1.35. मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1881.35. देखिए ये है मेरा रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम लेबर का 1 आवर बढ़ा दें तो. रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, एक्टिविटी 5 में जाके देखते हैं. एक्टिविटी 5 में एक्चुअली योर P was 160, your H was 180. Let's check it once again. एक बार देख लेते हैं. Yes, your P is 160, your H is 180. तो इसके हिसाब से अगर हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकालें तो हम यही देखेंगे ना कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा पहले से कितना बड़ा है ना. पहले कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 5 इंटू 160 प्लस 6 इंटू 180. ठीक है, तो 5 इंटू 160 इज गोइंग टू बी 800 प्लस 180 इंटू 6 इज 1080. तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1880. ठीक है, पहले मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था 1880, अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 188.31. कितना इंक्रीज हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज. अगर 1 आवर ऑफ लेबर बढ़ा दें तो कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय 1.35. ओके, 1.35. दोबारा देखते हैं, 162.667 करते हैं इंटू 5. एक और चीज़ गाइस, इससे हम एक और चीज़ सीखेंगे कि जब भी हमारे पास क्वेश्चंस में डेसिमल्स आ रहे हैं, आंसर की बात नहीं करें, जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर मेरे पास आंसर्स डेसिमल में आ रहे हैं तो हम उसको मेनली 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस तक लें. ठीक है, तो हम इसको 667 लेते हैं और इसको हम यहाँ पे 335 लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए 813.335 प्लस 1068 एज 188,335. और अगर इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दें तो 33. ठीक है, आंसर आपसे जो भी पूछा जाए उतने डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चंस में डेसिमल आ रहे हैं तो हम उसको मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज पॉइंट्स का कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, तो एटलीस्ट अगर हम चाहते हैं कि हमारा टू द पॉइंट एक्यूरेट आंसर हो तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे अपनी कैलकुलेशंस में अगर डेसिमल आ रहे हैं तो. ठीक है, मेरा यहाँ पे डिफरेंस है 1.335. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1.33. ऑलराइट, नाउ ये हो गया हमारा शैडो प्राइस. शैडो प्राइस भी हमें, और हमने देख लिया उसके स्टेप्स के. हम पहले हम रिवाइज इक्वेशन फॉर्म करेंगे, रिवाइज ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन. पहले वाले कॉन्ट्रीब्यूशन से उसको कंपेयर करेंगे, शैडो प्राइस निकालेंगे. शैडो प्राइस होता क्या है, दैट अगर हमारे पास एक एडिशनल लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल हो तो उससे हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होगा. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम. ठीक है, ऑलराइट. एंड अगेन द मैक्सिमम प्राइस, शैडो प्राइस से हमें ये भी पता चलता है द मैक्सिमम प्राइस, ये लोग बोल रहे हैं द मैक्सिमम प्राइस दैट यू शुड पे फॉर अ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इट्स नॉर्मल प्राइस प्लस शैडो प्राइस. क्यों, क्योंकि अगर आप शैडो प्राइस से ज़्यादा पे करोगे, अगर आप इससे ज़्यादा पे करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे कि जितना कंट्रीब्यूशन उससे अर्न हो रहा है उतना भी हम आपको दे रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा देंगे तो मेरी फिक्स कॉस्ट कवर कैसे होगी, हम लॉस में चले जाएंगे. राइट, ऑलराइट. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. विच इज स्लैक एंड सरप्लस. शैडो प्राइस पढ़ा हमने. शैडो प्राइस लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए होता है. स्लैक एंड सरप्लस उन रिसोर्सेज के लिए होता है जो कि हम पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भी कंजम्पशन लिमिट हो जाती है बेस्ड अपॉन द लिमिटिंग फैक्टर, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास 3 मटीरियल है, मटीरियल ए, मटीरियल बी, मटीरियल सी. ठीक है, बी इज योर लिमिटिंग फैक्टर, तो हमारी प्रोडक्शन लिमिट हो जाएगी बी के हिसाब से, है ना. तो ए को मैं पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी, सी को भी मैं पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी, तो इसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा. राइट, सो दैट इज सरप्लस. उसको हम स्लैक भी कहते हैं. स्लैक इज दिस अकर्स व्हेन मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और अदर कंस्ट्रेंट फैक्टर इज नॉट यूज. जब हम इसको पूरा 100% यूज नहीं करते हैं तो हमारा स्लैक या सरप्लस राइज होता है. ठीक है, दिस अकर्स when more than a minimum requirement is used. Surplus is the excess over the minimum amount of constraints where a constraint is more than equal to constraint. देखते हैं क्या होता है. ठीक है,
दूसरे वाला स्लैक। स्लैक क्या होता है हमारा? स्लैक यानी कि आपने अपने किसी भी रिसोर्स को पूरे अच्छे तरीके से 100% यूटिलाइज नहीं किया है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास कुछ बच जाता है, राइट? जो बचा हुआ चीज़ होती है वो आपकी स्लैक होती है, ठीक है? सो इफ एट ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, तो हमारे पास कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो नो स्लैक। बट अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी बच जाती है, वॉट एवर इज द स्पेयर कैपेसिटी, वो हमारी स्लैक हुई, ठीक है? इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अगर आपके पास ज़्यादा स्लैक है, ज़्यादा बचा हुआ स्पेयर क्वांटिटी है फॉर वन मटेरियल, इसका मतलब यू आर मेकिंग इनएफिशिएंट यूज ऑफ दैट रिसोर्स, ठीक है? इनएफिशिएंट यूज़ कर रहे हो या फिर उसको इतना ज़्यादा मंगवा ही क्यों रहे हो जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो है ना? सो इफ पॉसिबल रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू अनदर पार्ट। या तो आप उस जो भी आपके आइडल रिसोर्सेज पड़े हैं, जो भी आपके सरप्लस रिसोर्सेज हैं, उसको आप किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और प्रोडक्ट में एलोकेट करो, है ना? और अगर लेबर है, इट शुड बी सब कॉन्ट्रैक्टेड आउट टू अनदर कंपनी। और अगर आपके पास ऐसी लेबर है जो कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उनका टाइम आपको फिर भी पे करना पड़ रहा है, तो आप उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट यू विल मेक सम यूज ऑफ इट, है ना? लो स्लैक इंडिकेट्स, हाई स्लैक का पढ़ लिया, अब लो स्लैक आता है। लो स्लैक इंडिकेट्स दैट दिस रिसोर्सेज कुड बिकम अ बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने बॉटल नेक में एक चीज़ पढ़ी थी कि एक लिमिटिंग रिसोर्स हर टाइम लिमिटिंग रिसोर्स तो नहीं रहेगा ना। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द लॉन्ग टर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म यू विल ट्राई टू एलिमिनेट दैट लिमिटिंग रिसोर्स, राइट? तो अगर एक रिसोर्स को एलिमिनेट करोगे तो कोई और आपका लिमिटिंग रिसोर्स बन जाएगा। तो अगर किसी चीज़ में आपके पास लो स्लैक है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आने वाले टाइम में एक बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट, एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। And if the resource is particularly material, management should investigate whether additional suppliers can be identified. If the resource is labor time, the human resource department should be readied for recruitment drive. अगर मटेरियल है तो हमें एडिशनल सप्लाई ढूंढने चाहिए, लेबर है तो हमें रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी चाहिए, है ना? और लोगों को हायर करना चाहिए। दिस वे इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ स्कार्स रिसोर्स इंक्रीजेस, द कंपनी इज इन अ बेटर पोजिशन टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी 9 पे आते हैं। स्लैक ढूंढना है हमें, है ना? दिस इज बेस्ड अपॉन योर क्वेश्चन ऑफ June 2024 एग्जाम। नाउ कंपनी हैड द फॉलोइंग लिमिटेड फैक्टर पीरियड 3 में। टेस्ट टाइम है 12,000 घंटे, प्रोग्राम टाइम है 28,000 आवर्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एस्टैब्लिश। टेस्ट टाइम एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोग्राम मिनट एक प्रोडक्ट के लिए गिवन है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान गिवन है, ठीक है? हम देखते हैं कि हमारे पास कितना रिसोर्स बच जाएगा। लेट्स सी दैट आउट। तो हमारे पास 18 मिनट्स चाहिए प्रोडक्ट एक्स के लिए, और प्रोडक्ट एक्स की ऑप्टिमल प्रोडक्शन है 20,000। तो 360,000 मिनट्स डिवाइड करेंगे 60 से, 6,000 आवर्स चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट एक्स को टेस्ट मिनट्स के लिए 6,000 आवर्स चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 4 मिनट्स चाहिए एक यूनिट के लिए, 66,000 यूनिट्स के लिए चाहिए हमें 264,000, डिवाइड करेंगे 60 से तो घंटे आएंगे 4,400 आवर्स। ओके, टोटल हमें चाहिए 10,400। टेस्ट टाइम अवेलेबल कितना है? 12,000। यूज़ कितना कर रहे हैं? 10,400। स्लैक कितना हुआ? 1,600। स्लैक इज, यहाँ पे लिखते हैं 12,000 अवेलेबल है, स्लैक हुआ आपका 1,600 घंटे। प्रोग्राम टाइम पे आते हैं। 36 मिनट्स चाहिए एक यूनिट के लिए प्रोडक्ट एक्स की, 20,000 के लिए चाहिए होंगे 720 मिनट्स, डिवाइड बाय 60 करेंगे, 12,000 घंटे चाहिए, ठीक है? वाई के लिए 14 मिनट चाहिए एक के लिए, 66,000 यूनिट्स के लिए चाहिए 924,000, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 15,400। टोटल कितने यूज़ हो रहे हैं? 15,400 प्लस 12,000, 27,400। अवेलेबल मेरे पास 28,000 है। बचे हुए आपके सरप्लस रिसोर्स हुए, यानी कि स्लैक हुआ, कितना बच गया? 600, ठीक है? सो टेस्ट टाइम का स्लैक है हमारा, टेस्ट टाइम का स्लैक है मेरा 1,600 आवर्स, प्रोग्राम टाइम का स्लैक है आपका 600 आवर्स, ठीक है? स्लैक से हमें ये भी पता चलता है कि हम या तो इसको किसी और डिपार्टमेंट में यूटिलाइज़ कर दें, है ना? किसी और डिपार्टमेंट में नहीं यूटिलाइज़ करना, तो इससे ये भी पता चलता है कि हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। हमें अपनी कितनी
रिसोर्सेज हमें कितने से कम करना चाहिए. अगर देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन डिमांड और मेरा लिमिटिंग फैक्टर भी बढ़ जाता है, तो हम इनको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, है ना. सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्लैक एंड सरप्लस, कि हमारे पास कितना सरप्लस अवेलेबल है. ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अजम्पशंस क्या होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. ये हमने सीवीपी एनालिसिस में भी पढ़ा था कि यूजुअली अजम्पशंस विल ऑलवेज बी योर लिमिटेशंस एज वेल. सबसे पहली अजम्पशन यहाँ पे ये है, देखो ये अजम्पशन ना यूजुअली यू विल सी इन एवरी टॉपिक ऑफ पीएम कि फिक्स कॉस्ट आपकी अनचेंज रहेगी बाय अ डिसीजन. कि फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव वॉट एवर प्रोडक्शन यू आर डूइंग, इररिस्पेक्टिव कोई भी आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट है, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी. यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, ये हमने सीवीपी एनालिसिस में भी पढ़ा था कि यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मेरी कांस्टेंट रहती है. ठीक है, फिर एस्टिमेट्स ऑफ डिमांड एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट आर नोन विद सर्टेनिटी. हमें गिवन होता है ना कि टोटल हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है ना, टोटल हमारे पास कितनी मैक्सिमम डिमांड हो सकती है. वो कह रहे हैं कि वो चीज़ 100% श्योर है. बट रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. यू कैन नॉट विद 100% प्रिडिक्ट कि हाँ इतनी ही डिमांड रहेगी और इतना ही रिसोर्स अवेलेबल होगा. वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राइट. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ आउटपुट आर डिविजिबल. मतलब हम पॉइंट्स में यूनिट्स बना सकते हैं. ऊपर बनाई थी हमने जब हम वो निकाल रहे थे अपना शैडो प्राइस, है ना. लेकिन नॉर्मल लाइफ में आप डिविजिबल थोड़ी बनाओगे, बनाओगे तो पूरी यूनिट बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे, है ना. पॉइंट्स में तो नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ ईच स्कार्स रिसोर्सेज नोन विद सर्टेनिटी, कि हमारे पास कितना लिमिटिंग रिसोर्स अवेलेबल है वो भी हमें 100% श्योरिटी से पता है. और देर इज़ नो इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड बिटवीन प्रोडक्ट्स, कि एक की डिमांड दूसरे की डिमांड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. बट यूजुअली ऐसा होता है, लाइक अगर एक कंपनी 4 प्रोडक्ट बेच रही है तो मे बी 2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे उसमें कि एक दूसरे की डिमांड उनसे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर आप एक लेट्स से ट्रिमर खरीदोगे तो आप उसके ब्लेड्स भी उसके साथ खरीदोगे, राइट. अगर आप एक नोटबुक खरीदोगे, यूजुअली आप उसके साथ पेन्स भी खरीदोगे, राइट. अगर सेम कंपनी सेम चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो देयर डिमांड आर इंटरकनेक्टेड. बट ये लोग कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की डिमांड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड. ठीक है, दैट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम इन रियल लाइफ. अब आते हैं लिमिटेशंस पे. लिमिटेशंस कह रही है मेरी, limitations carry a meaning that it may be difficult to identify which resources are likely to be limitations carry a meaning it may be difficult to identify which resources are likely to be in short supply and what amount of availability will be, है ना. ये लोग कह रहे हैं कि हमें स्कार्स रिसोर्सेज सर्टेनिटी से पता है, बट हम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते. देखो हम वी कैन गेस, वी कैन हैव एन आइडिया, वी कैन मेक अ बजट, लेकिन विद 100% सर्टेनिटी हमें नहीं पता होगा कि कौन सा रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में होगा. क्या पता एकदम से किसी लेबर स्ट्राइक हो गई, है ना, तो उस वजह से कोई मटेरियल आपके पास शॉर्ट सप्लाई में हो गया. नेक्स्ट, मैनेजमेंट में may not make 6 product mix decisions that are profit maximizing. There may be different objectives when setting the production sales plan. Different objectives यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी आपकी प्रोडक्शन मिक्स डिफरेंट हो सकती है ना. अगर यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद 2 to 3 कस्टमर्स कि आपको उनको सर्टेन यूनिट्स प्रोवाइड करनी ही करनी है, तो वो तो करनी पड़ेगी ना, इवन इफ इट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर अस और नॉट, राइट. फिर लीनियर रिलेशनशिप में नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ओवर वेरी स्मॉल रेंज. वो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन यानी कि दो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स माइट नॉट हैव अ रिलेशन विद ईच अदर ओवर वेरी स्मॉल रेंजेस. फिर द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज एसेंशियली स्टैटिक and is therefore not really suitable for analyzing in detail the effect of changes in various parameters, for example over time. अब लीनियर प्रोग्रामिंग में पहली चीज़ तो हम ओवर टाइम को इंक्लूड ही नहीं करें. दूसरी बात, लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत सिंपल सी चीज़ हम फॉलो करें कि जहाँ पर मेरी 2 बाइंडिंग कॉन्स्टेंट इंटरसेक्ट करी वो मेरी ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो गई. लेकिन रियल लाइफ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट. सो लीनियर प्रोग्रामिंग shows you a relationship between two resources, है ना. But in real life there are all other things as well which affect your optimal production. So linear programming is not that suitable. Okay. In some circumstances, a practical solution derived from a linear programming model may be of limited use. Q, for example, when the variables may only take on integer values, a solution
must then be found by a combination of rounding up and trial and error. ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज यूनिट्स आर नॉट डिविजिबल, राइट? यूनिट्स डिविजिबल कैसे हो सकती हैं? तो आप पूरी यूनिट बनाओगे या फिर आप नहीं बनाओगे, राइट? तो अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढना पड़ेगा कि हमारी ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट क्या होनी चाहिए, राइट? अगर हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स की इक्वेशन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो इन दैट सिनेरियोज लीनियर प्रोग्रामिंग विल नॉट बी ऑफ एनी यूज एट ऑल. तो अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस हमको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, बिकॉज in section C there might be a question which might ask directly about assumptions and limitations, ठीक है. सो दैट इज़ इट अबाउट लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर में हमने मेनली पढ़ा कि हम सिंगल कॉन्स्ट्रेंट के सिनेरियो में अपनी प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ लिमिटिंग फैक्टर इज कनेक्टेड टू थ्रूपुट अकाउंटिंग, शैडो प्राइस क्या होता है, मेक और बाय डिसीजन हम कैसे मेक करते हैं, है ना. फिर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा यूजिंग ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एंड देन वी लर्नड अबाउट स्लैक. स्लैक हमारे लिए एक नया टॉपिक था. स्लैक इज़ नथिंग बट कि अगर कोई रिसोर्स फुली यूटिलाइज नहीं हुआ, उसमें कुछ आपके पास स्पेयर कैपेसिटी बच के, तो वो स्पेयर कैपेसिटी क्या है. सो दैट इज इट अबाउट लीनियर लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस. Next, we are going to move forward to the pricing chapter, which is our chapter number 10. So I will see you there. Till then, bye bye.